हेलो एवरीवन। मैं पायल जैन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ टारगेट फॉर आईक्यू चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सीआरपीसी से रिलेटेड है और सीआरपीसी का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपका प्री और मेंस के लिए बहुत मशहूर है, जो कि आपका प्री बार्गेनिंग का आपको प्री में भी क्वेश्चन मिल जाता है और मेंस में भी ये पूछ लिया जाता है कि ये कॉन्सेप्ट जो है ये कहाँ से लिया गया है, क्या इसकी एप्लीकेबिलिटी इंडिया में कोर्ट्स में काफी हद तक हो रही है या अभी ये थोड़ी कॉन्स्ट्रेंट स्टेज पर है या किस तरीके से है, और ये कॉन्सेप्ट कब आया गया था या स्टार्टिंग से ही हमारे इंडियन पीनल वो सीआरपीसी का ये हिस्सा था। तो ये सब बातें अब हम जानेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं टारगेट फॉर आईक्यू की आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि यहाँ पर जुडिशरी से रिलेटेड आपके जो एपीओ के एग्जाम्स है या फिर सिविल जज से रिलेटेड एग्जाम्स है, उसके लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए जो भी कमिंग अप एग्जाम्स आने वाले हैं वो सभी के बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं या स्टार्ट होने वाले हैं। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो फील फ्री टू कॉल द नंबर 7500110314। और यहाँ पर आप अपनी कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं रिलेटेड टू द एग्जाम, रिलेटेड टू द फीस एंड द कोर्स स्ट्रक्चर, ड्यूरेशन ऑफ द फीस, एनीथिंग एनीथिंग रिलेटेड टू इट। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। प्री बार्गेनिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे सीआरपीसी में ओरिजिनली ये नहीं था, ये लाया गया था 2005 अमेंडमेंट में। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आप ये ध्यान में रखिए कि ये कब लाया गया था, ये 2005 अमेंडमेंट से लाया गया था। और प्री बार्गेनिंग का जो आपका ये चैप्टर है ये है आपका चैप्टर नंबर 21A आपका प्री बार्गेनिंग से रिलेटेड है। और जो सेक्शंस विच डील विद द सेक्शन डीलिंग विद प्री बार्गेनिंग कॉन्सेप्ट वो है आपके सेक्शन 265A से लेकर 265L तक। ठीक, तो प्री बार्गेनिंग जैसे कि आप बार्गेनिंग का मतलब समझते हैं सौदेबाजी, तो ये सौदेबाजी किस चीज की है, ये सौदेबाजी जो है कि ये एक्यूज के लिए है कि अगर एक्यूज चाहे तो अगर उसे लगता है कि भाई उसकी पनिशमेंट निश्चित है, इसमें उसके खिलाफ सबूत है काफी, तो एक तरीके से यहाँ पर बार्गेन हो सकती है, सेंटेंस बार्गेनिंग हो सकती है कि उसे लेसर पनिशमेंट मिलेगी। तो ये क्या है देखते हैं कि एक ये सबसे पहली बात ये प्री ट्रायल नेगोशिएशन है, ट्रायल से पहले, ट्रायल के बाद का नहीं है कि ट्रायल स्टार्ट होने के बाद एक्यूज्ड प्री बार्गेन नहीं कर सकता। ये जो है ये प्री ट्रायल नेगोशिएशन है, ये किसके बीच में होता है, एक्यूज बिटवीन द एक्यूज्ड एंड द प्रोसिक्यूशन। और यहाँ पर जो ये एक्यूज है वो वॉलंटरली यहाँ पर प्री बार्गेनिंग करता है, उसकी यहाँ पर फोर्स्ड प्री बार्गेनिंग नहीं होती है। दूसरी बात, इसमें वो प्लीड क्या करता है, इसमें वो गिल्टी तो प्लीड करता है, अपने आप को मानता है कि भाई हाँ मैंने ये गुनाह जो है ये किया है, लेकिन इसके साथ वो क्या कहता है कि यहाँ पर उसे लेसर चार्ज लगाया जाए और उसे लेसर पनिशमेंट दी जाए। ठीक, तो क्या ये हर एक जो भी आपने ऑफेंस किया हो उसके लिए आपको प्री बार्गेनिंग मिल सकती है, तो नहीं, बिल्कुल नहीं मिल सकती, क्योंकि प्री बार्गेनिंग जो है इट्स नॉट अवेलेबल फॉर ऑल क्राइम्स, लाइक हीनियस क्राइम के लिए अवेलेबल नहीं है ये। ठीक, जिसमें आपको पनिशमेंट डेथ से मिल सकती है या फिर पनिशमेंट फॉर लाइफ मिल सकती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल सकती है, उन केसेस में जो है प्री बार्गेनिंग अलाउड नहीं है। और इसके अलावा जो इसके जो सेक्शंस में गिवन है अभी हम और भी वो डिस्कस करेंगे। तो अभी हम इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। इसका जो ओरिजिन है ये एक अमेरिकन कॉन्सेप्ट है, यूएस से लिया हुआ है। ये 2006 में इंट्रोड्यूस हुआ था लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इन 142 रिपोर्ट और 157th और 142nd रिपोर्ट में इस आइडिया को मूट किया गया था एंड इट इज रिकमेंडेड बाय द जस्टिस मैलिमथ कमिटी। ठीक, तो इसमें क्या है, इन एक्सचेंज ऑफ सर्टेन कंसेशन गिवन बाय द प्रोसिक्यूशन एक्यूज जो है वो प्लीड करता है गिल्टी एंड ही प्लीड्स गिल्टी ऑफ अ लेसर चार्ज। ठीक बात। तो और इसके अलावा जो बातें हैं वो अब हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते हैं, इसके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कैसे आया 2005 अमेंडमेंट में, इसके अलावा जो प्री बार्गेनिंग का जो अमेंडमेंट हुई थी इसके अलावा और क्या अमेंडमेंट्स हुई थी वो भी हम देख लेते हैं इन अ शॉर्ट व्यू। प्ली बार्गेनिंग जो है आपका तो क्या है, ये एक प्ली है बाय अ पर्सन चार्ज विद अ क्रिमिनल ऑफेंस, एक ऐसा पर्सन जो कि जिसने कि क्रिमिनल ऑफेंस किया है, फिर वो नेगोशिएट करता है प्रोसिक्यूशन के साथ फॉर अ लेसर पनिशमेंट, ये ध्यान रखिएगा, फॉर अ लेसर पनिशमेंट, पनिशमेंट से निजात नहीं मिल सकती उसे, लेसर पनिशमेंट के लिए। देन व्हाट इज प्रोवाइडेड इन लॉ बाय प्लीडिंग गिल्टी टू अ लेस सीरियस ऑफेंस।
ठीक बात। और प्ली बार्गेनिंग जो है किन किन केसेस में अलाउड है, जहां पे मैक्सिमम पीरियड जो है इन प्रिजन की वो 7 years होनी चाहिए, 7 years से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। दूसरा, ऑफेंस विच इज नॉट पनिशेबल विद डेथ एंड इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, वहां पे आप प्ली बार्गेन के लिए अपील कर सकते हैं। और कहाँ कहाँ पर ये अलाउड नहीं है, उन ऑफेंसेस के लिए विच अफेक्ट द सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री, और अगेंस्ट विमेन, अगर आपने ऑफेंस विमेन के अगेंस्ट किया है, या फिर अगेंस्ट चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 years, तो वहां पे प्ली बार्गेनिंग का कॉन्सेप्ट आपका अप्लाई नहीं होगा। और ये सब बातें जो है ये आपकी गिवन है 265A में, राइट। और और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है टाइम टू टाइम बता सकती है कि कौन कौन सी वो लिस्ट है जो कि सोशो इकोनॉमिक कंडीशन में फॉल करेगी। एग्जाम्पल के तौर पे ये आपकी बेयर एक्ट में भी गिवन है, अगर आप आगे नोट्स में देखेंगे जहाँ पे अप्लाई सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस जो है, जैसे कि आर्मी एक्ट से रिलेटेड, एयरफोर्स एक्ट, नेवी, मॉरल ट्रैफिकिंग का जो एक्ट है, या सिनेमाटोग्राफ एक्ट आपका 1952, इन सब पे ये सारी आपकी सोशियो इकोनॉमिक जो है कंडीशन कहलाती है। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन एक्ट 1986, ये सब सारे सोशियो इकोनॉमिक के हैं। और ये एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये वॉलंटरली फिक्स्ड किया जाता है बाय द एक्यूज, ये फोर्स्ड नहीं होता, बाय कंपल्जन, थ्रेट, कोएर्जन का एलिमेंट इसमें नहीं होना चाहिए, फ्री विल होनी चाहिए इसमें एक्यूज की टू प्ली बार्गेन। आई होप 265A आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम जानते हैं कि इसकी जो नीड थी, ये जो कॉन्सेप्ट था मैंने बताया था आपको कि ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, अमेरिकन बेस्ड है। वहां पे लेकिन जो है वहां पे चार्ज बार्गेनिंग होती है, हमारे यहाँ सेंटेंस बार्गेनिंग होती है, राइट। तो ये जो इंडिया में ये इसकी नीड क्यों पड़ी, तो इसके लिए सजेशन दिया गया था लॉ कमीशन ने इन इट्स 142nd एंड 157th रिपोर्ट में, कि एक ऑल्टरनेटिव आना चाहिए टू टैकल द ह्यूज एरियाज एंड द लूप होल्स ऑफ द क्रिमिनल केसेस। तो एनडीए गवर्नमेंट के अंडर एक कमेटी एस्टैब्लिश की गई थी, हेडेड बाय जस्टिस वीएस मालीमठ, टू रिजोल्व द इशू ऑफ द एक्सक्लेटिंग क्रिमिनल केसेस जो कि स्टैकअप होते चले जा रहे हैं। तो मालीमठ ने अपनी रिपोर्ट में रिकमेंड किया था प्ली बार्गेनिंग का ये सिस्टम एज एन एमिकेबल सॉल्यूशन फॉर क्विक डिस्पोजल ऑफ क्रिमिनल केसेस, राइट। और ये जो है आपका इसकी जो अगर हम करेक्ट एनफोर्समेंट डेट की बात करें तो वो है आपकी 5 जुलाई 2006, ठीक। तो जब अमेंडमेंट हुई थी 2005 की, उसकी जो एनफोर्सेबल डेट जो मैंने अभी आपको बताई 5 जुलाई 2006, उसमें इसके अलावा क्या क्या हुए थे ऑप्शन, मतलब इसके अलावा क्या क्या अमेंडमेंट्स हुई थी। तो उसमें पहला है विटनेस टर्निंग हॉस्टाइल, जो कि आपका इंडियन एविडेंस एक्ट का कॉन्सेप्ट है, प्ली बार्गेनिंग का, कंपाउंडिंग द ऑफेंस अंडर सेक्शन 498A आईपीसी, क्रूल्टी बाय हस्बैंड से रिलेटेड जो है आपका, और एविडेंस ऑफ साइंटिफिक एक्सपर्ट्स इन केसेस रिलेटेड टू फेक करेंसी। तो जब अगर आपका केस इसमें फॉल करता है, अगर एक्यूज का केस प्ली बार्गेनिंग में फॉल करता है, तो उसके लिए वो क्या करेगा, उसका जो प्रोविजन है वो 265B में गिवन है कि एप्लीकेशन फॉर द प्ली बार्गेनिंग, पहले वो एक एप्लीकेशन फाइल करेगा कोर्ट में, और उसमें डिस्क्रिप्शन होगा ऑफेंस का, थोड़ा सा उसमें ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होगा, और एफिडेविट होगा एक्यूज का कि वो ये जो प्ली बार्गेनिंग के लिए की प्रेफरेंस ले रहा है वो वॉलंटरली ले रहा है। उसके बाद अगर कोर्ट को ठीक लगेगा तो वो नोटिस देंगे प्रोसिक्यूटर को, एक्यूज को और कंप्लेनेंट को टू अपीयर बिफोर हिम, टू अपीयर बिफोर द कोर्ट ऑन द अपॉइंटेड डेट, जो फिक्स डेट होगी उस पर उन्हें आना होगा। उसके बाद जो कोर्ट है वो एक्यूज का एग्जामिनेशन करेगी इन कैमरा प्रोसीडिंग्स चलेंगी, और अगर कोर्ट को लगता है कि अगर उसने एक्यूज ने वॉलंटरली प्ली बार्गेन किया है, तो वो एक टाइम देगी एक म्यूचुअल सेटलमेंट के लिए प्रोसिक्यूशन को, एक्यूज को और कंप्लेनेंट को, कि भाई आपस में बैठ के वो डिसाइड कर लें कि कॉम्पेंसेशन से रिलेटेड बातें और जो भी एक्सपेंसेस इंकर्ड होंगे उससे रिलेटेड चीजें वो डिस्कस वहां पे कर सकते हैं, और उसके बाद कोर्ट जो है एक अपॉइंटेड डेट पर उन्हें फिर से बुलाएंगी। और अगर कोर्ट को ये लगता है कि जो इन्होंने प्ली बार्गेन किया है वो इनवॉलंटरली है, तो जो कोर्ट है वो अपना नॉर्मल ट्रायल आगे अब कंटिन्यू करेगी। तो ये था आपका 265B। उसके बाद 265C में गाइडलाइंस गिवन है फॉर म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी
डिस्पोजिशन, जिसमें कि जो जो केसेस हैं जो इंस्टीट्यूट किए जाते हैं ऑन पुलिस रिपोर्ट या फिर अदर देन पुलिस रिपोर्ट, तो उसमें क्या क्या प्रोसीजर है वो आपका गिवन है 256C में, गाइडलाइंस आपकी गिवन है। 265B में रिपोर्ट जो है इस म्यूचुअली सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन की वो सबमिट करनी होती है बिफोर द कोर्ट की म्यूचुअली आपका एग्रीमेंट सेटलमेंट हो गया है या नहीं हो गया है, उसकी रिपोर्ट आप कोर्ट में सबमिट की जाती है। उसके बाद ओपन कोर्ट में 265E में जजमेंट दे दी जाती है, और ये जो जजमेंट होती है 265G के अकॉर्डिंग वो फाइनल होती है, इसको आप अपील नहीं कर सकते, सब्जेक्ट टू की एक्सेप्ट अगर आपने स्पेशल लीव पिटीशन दर्ज की है अंडर आर्टिकल 136 या फिर रिट पिटीशन दी है अंडर आर्टिकल 226 एंड 227, अदरवाइज ये जो जजमेंट है आपकी फाइनल है। बीच के आपके जो है ये स्किप कर सकते हैं जिसमें कि आपका सेविंग क्लॉज वगैरह है। और इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट है 265 की जो स्टेटमेंट है एक्यूज की वो आप नहीं यूज कर सकते एक्सेप्ट for this chapter. Is for the purpose of this chapter only you can use the statement of the accused. It cannot be used other anywhere else. अगर उसके खिलाफ कोई और भी कुछ केसेस अगर होंगे तो उसमें इस स्टेटमेंट्स का यूज नहीं किया जाएगा, कि उसके स्टेटमेंट का यूज नहीं किया जाएगा। अब प्री बार्गेनिंग के एडवांटेजेस देख लेते हैं क्या क्या है। पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज है इसका वो यही है कि स्पीडी ट्रायल हो जाता है एंड एंड ऑफ अनसर्टेनिटी ओवर द ट्रायल आउटकम, कि ट्रायल का क्या आउटकम रहेगा, इससे आपको निजात मिल जाती है। नेक्स्ट, इसमें प्री बार्गेनिंग की वजह से इट सेव्स ट्रायल लिटिगेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। थर्ड, reduce pendency of cases, overcrowding of prisons due to less term punishment. less term punishment में भी prisons के जो overcrowd हो जाते हैं उससे ये बचने का ये बहुत तरीका है, उसे रोकने का ये बहुत अच्छा तरीका है। Offenders can start afresh their life as early as possible एंड इम्पैक्ट ऑन कन्विक्शन रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, उस पर काफी अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। और लास्ट है रिलीव द पार्टीज ऑफ एंजाइटी, ये पार्टीज को एंजाइटी से रिलीफ दिलवाता है कि भाई क्या आउटकम रहेगा, कैसा रहेगा, क्या चीज रहेगी, हमारे फेवर में आएगा नहीं आएगा, उस चीज को लेके उनको रिलीफ प्रोवाइड करवाता है ये प्री बार्गेनिंग। एक केस था स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस नटवर हरचंदी ठाकुर, जिसमें कोर्ट ने एक्नॉलेज किया था द इम्पोर्टेंस ऑफ प्ली बार्गेनिंग एंड सेड दैट एवरी प्ली ऑफ गिल्टी विच इज कंस्ट्रूड to be a part of the statutory process in criminal trial should not be understood as a plea bargain ipso facto. अपने आप से कोई भी plea of guilty का concept जो हमारे स्टैट्यूटरी प्रोसेस में है उसको इप्सो फैक्टो अपने आप से उसको प्ली बार्गेनिंग नहीं मान लिया जाएगा। इट इज अ मैटर ऑफ मैटर एंड हैज टू बी डिसाइडेड ऑन केस टू केस बेसिस। And considering the dynamic changes of law and society, court said that the very object of law is to provide an easy, cheap and expeditious justice by resolving disputes. तो उसके बाद हमारे बहुत सारे इसके अलावा डिसएडवांटेजेस की अगर बात करें तो हमारे कोर्ट्स ने वेरियस कोर्ट्स ने इसको क्रिटिसाइज भी किया है इस कॉन्सेप्ट को, और कहा है वेरियस जजमेंट्स के थ्रू दैट इट इंट्रूड्स अपॉन द सोसाइटीज इंटरेस्ट्स। जो प्री बार्गेनिंग है इट इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इट टेंड्स टू एनकरेज करप्शन, कोलूजन एंड पोल्यूट द प्योर फाउंड ऑफ जस्टिस। प्योर फाउंड ऑफ जस्टिस, फाउंड मतलब क्या है, प्योर सोर्स, जो सोर्स है जस्टिस का उसको ही ये पोल्यूट कर देगा। नेक्स्ट, इंड्यूसिंग एन एक्यूज टू प्लीड गिल्टी अपॉन या अंडर अ प्रॉमिस और एश्योरेंस जो कि वॉयलेटिव होगा ऑफ आर्टिकल 21 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। तो दोनों ही इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी है, लेकिन एक साउंड अगर हमें अप्रोच चाहिए, साउंड कंक्लूजन चाहिए, तो हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को एनालाइज करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू रीच अ साउंड कंक्लूजन। और ये जो प्री बार्गेनिंग का जो कॉन्सेप्ट इट इज स्टिल इवॉल्विंग इन इंडिया एंड आई थिंक इट इज नॉट एप्रोप्रिएट टू एक्सपेक्ट इट टू बी परफेक्ट। आई होप प्री बार्गेनिंग का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड आप जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लिए। एक मेंस का आंसर इसके लिए लिखकर देखिए, कोशिश कीजिए एंड कीप ऑन वॉचिंग टारगेट फॉर IQ चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।